हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये लूसेंट जर्नल साइंस का सेशन 7 है। इसमें हम मिक्सचर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे UPPSC, BPSC, MPSC, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम हैं, लोअर PCS या UPSSC, सबके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हम इसमें मिक्सचर और एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये सब डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट्स बाय द मीन्स ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से 2 और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को एक प्योर सब्सटेंस बनता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। जैसे ब्रास हो गया, ब्रास किसका? कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है। अब मिक्सचर अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इन विच एवरी पार्ट हैज द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी मिक्सचर है जिसमें हर एक पार्ट का जो है सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी होती है, वो मिक्सचर होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ शुगर इन वाटर। तो अगर वाटर है आपका, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऑफ शुगर डालेंगे तो हर एक पार्ट का जो है सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टी है। तो दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ NH3। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि इन विच एवरी पार्ट हैज नॉट द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। मतलब हर एक पार्ट का जो है सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर हो गया, तो हर एक पार्ट का जो है सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी नहीं है। मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सॉल्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल इन एयर हो गया। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फिर हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो आप एग्जाम में देखते होंगे, आपको पूछा जाता होगा कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। तो उन सबको देख लेते हैं। तो ये है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब इक्वल एटॉमिक नंबर है, पर डिफरेंट मास नंबर है। अब देखिए, हमने पढ़ा था ना कि इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। इससे पहले वाले सेशन में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। जैसे ये एलिमेंट है, ये लिखा जाता है ऐसे। तो ये होता है इसका मास नंबर और ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप क्या होता है? जैसे एक एलिमेंट और ये हो गया, तो यहाँ हो गया A2, यहाँ Z। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब Z है वो सेम होगा। सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आइसोटोप क्या होता है? जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए, तो वो आइसोटोप होते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है कि XAZ। तो ये एलिमेंट का सिंबल हो गया। कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो गया। ये मास नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जो हम पढ़ा था आइसोटोप। तो आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो ये हमारा आइसोटोप में होता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो वो होता है एलिमेंट। जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। मतलब 3 आइसोटोप का मतलब कि 3 आइसोटोप उसके बनते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 1 1 1, लेकिन आपका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, 1 2 3। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये हो गया प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। और जो ट्राइटेनियम है वो रेडियो एक्टिव फीचर शो करता है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, 1H1 हो गया ट्रिटियम, यहाँ हो गया P। इसमें न्यूट्रॉन जो है 0 होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। इसमें प्रोटॉन 1 हो गया, न्यूट्रॉन जो 0 हो गया। यहाँ प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, और यहाँ प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2।
तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 1 भी नहीं है। तो ये जो है 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके 3 आइसोटोप हैं। उसके अलावा जो किसी भी एलिमेंट के जो है 3 आइसोटोप नहीं होते, 2 होते हैं मैक्सिमम एलिमेंट्स के, 3 किसी का नहीं होता। तो हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटोप होते हैं। अब दूसरा है आइसोबार। आइसोबार का होता है, तो बार से याद रखना, बार मतलब बार से याद रखना, बार आपका क्या हो जाएगा, मास नंबर। तो बार आपका क्या हो जाएगा, बार आपका हो जाएगा मास नंबर। तो एलिमेंट विच हैज इक्वल मास नंबर, तो इक्वल मास नंबर है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ एक्स जेड ए वाई ए Z1 और यहाँ कुछ भी ले लो, OMP कुछ भी, ये Z2। तो मतलब मास नंबर सेम है, ये जो है मास नंबर वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आर्गन हो गया इसमें, तो 40 और पोटेशियम और कैल्शियम 40 मास नंबर है। तो यहाँ मास नंबर सेम है लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोबार। जो मैनमेड आइसोबार है वो प्रोड्यूस होता है बाय एमिशन बाय बीटा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बीटा पार्टिकल के एमिशन से बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है जो आइसोबार है वो फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म होता है। अब होता है आइसोटोन। तो हमने क्या पढ़ा, आइसोटोप पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, और अब है आइसोटोन। तो आइसोटोन वो एलिमेंट होते हैं विच हैव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ डिफरेंट। मतलब आपका जो है ए भी अलग होगा, जेड भी अलग होगा, ये दोनों अलग होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होंगे। तो यहाँ प्रोटॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हर एलिमेंट में सेम होंगे। तो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आगे प्रोटॉन कितने हैं, 8, न्यूट्रॉन कितने हो गए, प्रोटॉन 8 हो गए, तो ये 16 है। प्रोटॉन कितना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना मास नंबर, तो 16 है। प्रोटॉन आपके ये कितने हैं, 8 + 9, तो यहाँ n कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन जो है इसमें सेम आपका न्यूट्रॉन है। तो यहाँ देखिए 8 8 8। तो देखिए ऐसे कार्बन का हो गया ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितने हो गए, 6। 14 मास नंबर हो गया, तो ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 14 6 + n, तो n कितना हो गया 8। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो आइसोटोन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही याद रख लेना, टोन टोन न और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आप याद कर लेना, आइसोटोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रिक क्या होता है, आयंस इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो ये आपका स्पिन मॉडल होता है। तो ऐसे करके 1s 2s 2p 3s 3p इस टाइप से जो है ये मॉडल होता है, इस टाइप से ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि आइसोटोन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे O2- हो गया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो O2- मतलब क्या हो गया, 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से जैसे मतलब 1s2 2s2 2p4 लिखा जाएगा, तो O2- में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। तो मतलब जिसमें नंबर ऑफ आयन वो जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे O2- हो गया, F- हो गया, Ne हो गया, सोडियम प्लस हो गया, तो इन सब में जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस एलिमेंट और उनके वेरियस कंपाउंड जो है एक सर्टेन इनविजिबल रे प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ डिसइंटीग्रेशन। एक इनविजिबल रे प्रोड्यूस होती है सेल्फ डिसइंटीग्रेशन की वजह से, इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है और इट अकर ड्यू टू द न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी। एक न्यूक्लियर फिनोमेना है और न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है।
हेनरी बैक्वेरेल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो हेनरी बैक्वेरेल ने जो है फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन्वेंट किया था। तो इसको मैरी क्वेरी से कंफ्यूज मत करना, हेनरी बैक्वेरेल ने किया था, इन्वेंट किया था फिनोमेना। अब मैडम क्यूरी जो पेरी क्यूरी हैं, उन्होंने असर्ट किया था दैट एमिशन ऑफ द इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम एंड इट्स कंपाउंड आर टोटली अ न्यूक्लियर फिनोमेना। तो इन्होंने जो है इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम है उसको एक न्यूक्लियर फिनोमेना बताया था। तो ये मैडम क्यूरी और पेरी क्वेरी ने किया था। तो ऑल नेचुरल एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन 83 आर स्टेबल। 1 से 83 जितने हैं वो सारे स्टेबल होते हैं, लेकिन 84 से 104 अनस्टेबल होते हैं और इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो 84 से लेकर 104 तक अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है इनको। अब क्या है पेनिट्रेटिंग पावर। तो किसी भी जो एटम है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, तो इट रिफर्स टू द एनर्जी विद विच द रेडिएशन पार्टिकल आर इजेक्टेड फ्रॉम द एटम। तो एक एटम है उसमें से कितनी एनर्जी से जो रेडिएशन पार्टिकल एमिट हो रहे हैं उसको हम पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है सबसे ज़्यादा, गामा की, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। तो 3 पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है गामा, बीटा, अल्फा। और आयनाइजेशन किसकी होती है, अल्फा, बीटा एंड देन गामा। और फिर उसके बाद वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, गामा, बीटा और अल्फा। तो पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी ही वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इट रिफर्स टू द एनर्जी विद विच द रेडिएशन पार्टिकल आर इजेक्टेड। तो जितनी जल्दी तेज़ी से रेडिएशन पार्टिकल इजेक्ट करेंगे उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो गामा, बीटा और अल्फा जो है वो सीक्वेंस है। नेक्स्ट है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। तो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके होते हैं जैसे प्लूटोनियम हो गया, एस्टेटाइन हो गया, रेडॉन हो गया, रेडियम हो गया, एसिटिनियम हो गया, थ्योरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। तो दीज आर द नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आर्टिफिशियल क्या हो गया, नेपच्यूनियम हो गया 93 से लेकर आपके 105 तक। दीज आर द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितने भी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें से जो रेडियम है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसको डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। तो रेडियम को जो है वो मैडम क्यूरी ने किया था। आप उसको हेनरी बैक्वेरेल से जो है कंफ्यूज मत हो जाना, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को इन्वेंट किया था। फिर नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होती है, तो ये ऐसा टाइम होता है विच हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट। मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर जितने एटम हैं उसका हाफ जो एटम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इसकी हाफ लाइफ कैसे डिनोट होती है, टी हाफ 0.693 ओवर लैम्डा। तो ये जो है हाफ लाइफ होते हैं। तो हाफ लाइफ जो है आपकी टी हाफ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियो एक्टिविटी के। किसी भी चीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि आप हाफ लाइफ को इंक्रीज करोगे तो रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी हाफ लाइफ आपकी स्मॉलर होगी तो लार्जर द रेडियो एक्टिविटी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी। जितने भी सारे आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लेड को देते हैं। लेड उसका एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट गिवन है और उनकी हाफ लाइफ गिवन है, जैसे यूरेनियम 236 हो गया 4.51 इंटू 10⁻10 ईयर, थ्योरियम हो गया, फिर ये एसिटिनियम हो गया, रेडियम हो गया। तो ये सारी जो है हाफ लाइफ गिवन है। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एमिट करते हैं अल्फा और बीटा प्लस गामा रेज। तो इसको जो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत पढ़ लिया। अब किसको मेजर कैसे करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, तो वो सब हम देख लेते हैं। तो वेरियस यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो पहली यूनिट है क्यूरी। तो इसका मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम। तो 1 क्यूरी कितना होगा कि 1 ग्राम ऑफ रेडियम
क्या एक्टिविटी कर रहा है वो 1 क्वेरी होता है। तो 1 क्वेरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो डीके पर सेकेंड ये जो है 1 क्वेरी होता है। फिर रदरफर्ड भी जो है एक सेकेंड यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। ये होता है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच गिव 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड देता है वो रदरफर्ड होता है। तो 1 रदरफर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये सेकेंड यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट होगी बैक्वेरल। बैक्वेरल इज अ एसआई यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच गिव 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो 1 डीके पर सेकेंड, उसको 1 बैक्वेरल कहते हैं। जो रेडियो एक्टिविटी है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो मेजर्ड होती है बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर से जो है रेडियो एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की पता चलती है। अब रेडियो एक्टिविटी सीरीज क्या है? तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन अंटिल अ स्टेबल एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब एक सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे प्लूटोनियम हो गया, उससे यूरेनियम बन रहा है, थ्योरियम बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। फिर लास्ट में एक एलिमेंट बनता है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है लेड के साथ। तो ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन जो है, जब तक आपको एक स्टेबल एलिमेंट नहीं मिल जाता तो उसको रेडियो एक्टिव सीरीज बोलते हैं। 4 इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव सीरीज होती है, UTAN बोलता जाता है इनको। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, एसिटिनियम हो गया, नेपोटिनियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव सीरीज है। और जैसे आप यहाँ देखिए, यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, ये पेरेंट है, स्लो डिके हुआ 234 बन गया। फिर थोरियम 230 बना, फिर उसके बाद फर्दर डिके हुआ, उसके बाद रेडियम 226 बना, फिर उसके बाद लेड 206। तो लेड 206 इज द फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई है। तो ये रेडियो एक्टिविटी सीरीज है। अब रेडियो एक्टिव डेटिंग या रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या होता है? तो अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप इन द सैंपल ऑफ रॉक, प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म टू एस्टिमेटेड एक्चुअल एज। तो अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप किसी भी सैंपल और रॉक में कितना है, जिससे उसकी एक्चुअल एज का पता चल सके, उसको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डेटिंग का। तो कार्बन 14 कैसे प्रोड्यूस होता है कि किसी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में एक बम्बार्डमेंट करते हैं विद द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। तो बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन में एक न्यूट्रॉन को, तो इससे कार्बन 14 मिलता है। तो देखिए यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस ऑफ एटम है, ये नाइट्रोजन है, बम्बार्डमेंट हुआ, फिर आपको ये कार्बन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इनटू द फूड साइकिल, और ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस अवेलेबल होता है। अब ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर एंड नोट्स, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज कोर्स भी है और एक करंट अफेयर कोर्स भी है। इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में। और जो 2021 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन आया, तो नीचे एक PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये मेंस का कोर्स है और आप उसको देख सकते हैं। तो कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है एंड डीके बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल इनटू नाइट्रोजन व्हिच हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5600 years. By measuring the ratio of the concentration of the carbon 14, carbon 12 or 14, dead tree one can estimate the age. तो कार्बन 14 से कार्बन 12 का रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, इससे जो है डेड ट्री की एज एस्टिमेट हो सकती है। तो रेशियो से एज एस्टिमेट हो सकती है। अब यूरेनियम डेटिंग क्या होता है? तो जो एज है ऑफ नॉन लिविंग एंशिएंट जियोलॉजिकल सब्सटेंस, जैसे रॉक हो गया, अर्थ हो गया, एक्सेट्रा, वो सब जो है यूरेनियम डेटिंग से मेजर होते हैं। मतलब जितने भी नॉन लिविंग जियोलॉजिकल सब्सटेंस हैं उनके लिए यूरेनियम डेटिंग चाहिए होती है। और समटाइम्स सुटेबल मिनरल पिच ब्लेंड इन विच बोथ यूरेनियम एंड थ्योरियम इज फाउंड, तो कभी कभी ये चाहिए होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम आर्गन डेटिंग।
तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग जो है इट इज़ यूज फॉर मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल रॉक्स। तो एंशिएंट जियोलॉजिकल रॉक्स के लिए जो है पोटेशियम आर्गन डेटिंग यूज होता है। अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, रेडियो आइसोटोप की क्या एप्लीकेशन होती है। तो जैसे किसी को ट्यूमर हो जाता है और या फिर कुछ इस टाइप का अनवांटेड सेल की ग्रोथ हो जाती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आइसोटोप का काम होता है। जैसे आपके अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तो इनमें अगर कोई लीकेज हो तो उसके लिए भी आइसोटोप का काम होता है। जो कैंसेरियंस जितने सेल हैं, कोबाल्ट आइसोटोप होता है, कोबाल्ट 60, वो यूज़ होता है एज अ थेरेपी ऑफ कैंसर, और जितने भी आपके जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एलिमेंट जो रेडियम है वो भी आपका कैंसेरियल सेल है, उसको बर्न और डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। जो रेडियो सोडियम है उसका काम है कि कोई भी ऐसा रेजिड्यू और अनवांटेड कोई चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो उसमें काम आती है। रेडियो फॉस्फोरस जो है वो जितनी भी बोन डिसीज है उनको क्योर करने में काम आता है। रेडियो आयोडीन जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। रेडियो सोडियम जो है स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो में काम आता है। रेडियो आयरन कोई भी डिसीज जैसे एनीमिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मालन्यूट्रिएंट डिसीज हो गया, उन सब में काम आता है। रेडियो यूरेनियम जो है किसी भी मतलब अर्थ है उसकी एज को डिटरमाइन करने में काम आता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? तो आपकी जो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक तो होती है कंट्रोल्ड, एक तो होती है आपकी कंट्रोल्ड, एक होती है आपकी अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल जो आपकी चेन रिएक्शन होती है उस पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। तो इसके अंदर जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड बनती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें एनर्जी जो है फिजन के थ्रू जो है रिलीज होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कुछ बेसिक कंपोनेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर के, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, तो इसमें कौन सा फ्यूल चाहिए होता है टू एक्टिवेट द कंट्रोल फिजन। यूरेनियम आइसोटोप हो गया, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 या थोरियम आइसोटोप हो गया, तो ये न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे यहाँ फ्यूल रॉड्स हो गई, मॉडरेटर्स हो गया, कोर हो गया, कंट्रोल रॉड्स हो गई, हीट एक्सचेंज हो रहा है, टरबाइन घूम रही है, कंडेंसर चल रहा है, पंप चल रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कंपोनेंट? मॉडरेटर होता है। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है? जितने भी आपके न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनको स्लो डाउन करना। तो स्लो डाउन करना, तो एग्जांपल उसके हैं हेवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, जितने भी आपके ऑर्गेनिक लिक्विड हैं वो सब जो है मॉडरेटर का काम करते हैं। तो हेवी वाटर जो है वो एक तरह का बेस्ट मॉडरेटर है। नेक्स्ट है कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है? जितनी भी आपकी ट्रिमेंडस हीट है डेवलप्ड होती है रिएक्टर के अंदर, उसको वो रिमूव करता है। जैसे कूलेंट के एग्जाम्पल हो गए वाटर, स्टीम, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, मॉल्टन मेटल। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं कूलेंट के हो गए। कंट्रोल रॉड का काम क्या है कि टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ फिजन रिएक्शन। तो यहाँ मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड में कंफ्यूज मत हो जाना। मॉडरेटर का काम क्या है कि जितने भी आपके न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको स्लो डाउन करना, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना, और कंट्रोल रॉड का काम है कि स्टार्ट और स्टॉप द फिजन रिएक्शन। तो ये सीधे फिजन रिएक्शन पे हमला करता है। जैसे कैडियम और बोरॉन रॉड हो गए, तो ये एज अ कंट्रोल रॉड का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है? तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो वाटर के साथ अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो ये एसिड होता है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो जो एसिड है वो प्रोटॉन भी प्रोवाइड करता है, जैसे HNO3 है वो प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए कि थोड़ा सा सॉर टेस्ट का होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो आपका क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है फ्रॉम मेटल। अब यूजेस क्या है एसिड के?
तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है जितने भी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सप्लोजिव बनाने के काम हो गया, कलर बनाने के, मेडिसिन बनाने के, बैटरीज बनाने के, इन सब के काम में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में, ड्रग, फर्टिलाइजर बनाने में, फोटोग्राफी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी में नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ द कलर में और प्रिपरेशन ऑफ द एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया जो है उसमें होता है HNO3 का और हाइड्रोजन का जो आप मिक्सचर करते हैं तो वहाँ भी ये यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है HCl। HCl जो है उससे प्रिपरेशन होता है एक्वारीजिया का इन द मैन्युफैक्चर, और या फिर डाई, कलर और ड्रग्स हो गया, इन सब का जो है होता है। एसिटिक एसिड जो है प्रिपरेशन ऑफ विनेगर में, एसिटिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ विनेगर में यूज़ होता है, और जितने भी आपको प्रोसेसिंग ऑफ सॉर फूड स्टफ है उसमें होता है। फॉर्मिक एसिड जो है मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए जो आपको फॉर्मिक एसिड की ज़रूरत होती है, और ये एक एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ ग्रीन फूड्स का भी काम करता है और रबर की प्रोसेसिंग में भी काम आता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है फोटोग्राफी में यूज़ होता है इन कलरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड इन ब्लीचिंग ऑफ द लेदर और रिमूविंग इंक फ्रॉम द क्लॉथ। बेंजोइक एसिड जो है एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन फूड स्टफ काम करता है। सिट्रिक एसिड यूज्ड इन वॉशिंग मेटल, प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टफ एंड ड्रग एंड इन क्लॉथ इंडस्ट्री। बेस क्या है? बेस वो ऐसा सब्सटेंस है हुज एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन, तो एक्वस सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड होगा? हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे NaOH हो गया, NH4OH हो गया, तो NaOH प्लस H2O, जो जैसे NaOH है प्लस H2O है, वो आपको क्या देंगे? सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बेस। बेस हम पढ़े थे, बेस हुज एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेस की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बिटर इन टेस्ट होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपके N2 हो गया, NaOH हो गया, K2H हो गया, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। अब यूज क्या है बेस का? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे वाइट वॉशिंग हो गया, कॉन्क्रीट और प्लास्टर में, ब्लीचिंग पाउडर में, इन सब में यूज होता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है आपका, बहुत सुने होंगे कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आपका सोप बनाने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम में, प्रोटेक्शन ऑफ क्लॉथ में, इन सब में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट सोप, तो आपकी जो पियर्स टाइप सोप नहीं आती, पियर्स टाइप सॉफ्ट वाली, तो उनको बनाने में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो जितनी भी आपकी एसिडिटी रिमूव करना है बॉडी के अंदर, वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जो है याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और किसी को अगली बार एसिडिटी बन रही हो तो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सप्लीमेंट ऑफ रबर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज कंपाउंड फॉर्म बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट से सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट कैसे बनता है कि आपका जो है बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर, तो ये हो गया। तो यूज क्या है सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑर्डिनरी, जैसे NaCl बोलते हैं, वो ऑर्डिनरी जो है टेबल सॉल्ट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इट्स बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इन रिमूविंग एसिडिटी फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। सोडियम कार्बोनेट जो है वो कास्टिक सोडा होता है और इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। पोटेशियम नाइट्रेट जो है प्रोटेक्शन ऑफ गन पाउडर, प्रोटेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होता है। कॉपर सल्फेट इंसेक्टिसाइड इलेक्ट्रोपेटिंग में। पोटेशियम अल्म जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। pH वैल्यू क्या होता है? pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर विच सिंपली रिप्रेजेंट द एसिडिटी एंड द बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो कितना एसिड और कितना बेस है उसके लिए pH वैल्यू को यूज किया गया है। तो इट इज इक्वल टू द एल्गोरिथम ऑफ द इनवर्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंस्ट्रक्शन, तो pH कितना होता है? एल्गोरिथम ऑफ द 1/H, हाइड्रोजन आयन कंस्ट्रक्शन का 1/H। pH जो है 0 से 14 के बीच में लाया करती है। अगर 7 से नीचे हुआ तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर हुआ तो बेसिक होगा, और बराबर हुआ तो न्यूट्रल होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 to 14 है,
7 आपका न्यूट्रल जो है वाटर है, फिर उसके बाद एसिडिक जैसे मिल्क हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, टमाटो जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, गैस्ट्रिक एसिड हो गया। और जो आपका बेस की साइड है वो हो गया एग, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, एल्युमिनियम सॉल्यूशन, ब्लीच और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एल्कलाई। तो ये पीएच स्केल है। पीएच वैल्यू है कुछ ऑर्डिनरी जो सब्सटेंस है उनकी, जैसे लेमन है 2.2, 2.4, आपको तो पता ही है लेमन एसिडिक होता है। वाइन भी एसिडिक होती है, ग्रेप्स और इन सब से जो बनती है फर्मेंट होके, तो वो भी एसिडिक होती है। बियर 4 से 5 होता है। ह्यूमन यूरिन जो है वो भी बेस होता है। ह्यूमन ब्लड भी बेस है। विनेगर 2.4, 3.4, टमाटो जूस 4.044, कॉफ़ी 4.55 से, एंड प्योर वाटर इज 7। तो यहाँ याद रखना प्योर वाटर। मिल्क 6.4 से 6.6, तो मिल्क इज ऑलमोस्ट क्लोजर, तो यहाँ आप यहाँ ध्यान रखना। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ डेली क्विज होता है ACUPPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।